Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, Steel का बादशाह. Telemanas Mental Health for All. In association with JK Tire, Total Control. विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक अब चमकिए प्यार से। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी और दुखद खबर यह है कि बांग्लादेश में 29 साल के एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। दीपू चंद्र दास की तरह इस युवक की भी भीड़ ने पीट कर हत्या की है और ये घटना बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले की है। इसके अलावा आज बांग्लादेश की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे की जबरदस्त एंट्री हुई है। तारिक रहमान आज 17 साल के बाद पहली बार लंदन से बांग्लादेश पहुंचे हैं और ढाका पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और उन्हें पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने एक रैली को संबोधित किया जिसमें लगभग 1 लाख लोग शामिल हुए। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान को आने वाले चुनाव में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। आज बांग्लादेश की पूरी राजनीति आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके बाद हम उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को डिकोड करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को हाल ही में सस्पेंड कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे देश में इस फैसले को लेकर लोगों के बीच आक्रोश है, नाराजगी है। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला क्यों और कैसे लिया और कैसे इस तरह के मामलों में बड़े बड़े वकील कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को राहत दिलवाते हैं। हमारे देश में कानून की मजबूरी यह है कि वो भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों और नियमों पर चलता है और इस मामले में भी यही हुआ है। और आखिर में आपको बताएंगे कि नई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जेलों में सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी बहुत बुरी स्थिति में इस वक्त रह रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को जेल में बहुत ही अमानवीय स्थिति में रखा जा रहा है। आज इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश से एक और चिंताजनक खबर आई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। आपको याद होगा, दीपू चंद्र दास के बाद अब 29 वर्ष के अमृत मंडल की भीड़ ने वैसे ही पीट कर हत्या की जैसे दीपू के साथ किया था। बांग्लादेश की पुलिस का दावा है कि बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में स्थानीय लोगों ने अमित मंडल पर जबरदस्ती वसूली का आरोप लगाया था और इस वजह से यह घटना घटी। कल रात करीब 11 बजे भीड़ ने पीट कर अमृत मंडल की जान ले ली। आपको याद होगा, आज से ठीक एक हफ्ते पहले 18 दिसंबर को 27 वर्ष के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भी भीड़ ने ऐसे ही बेरहमी से पीट कर मार डाला था और फिर बीच चौराहे पर उसके शव को आग लगा दी थी। दीपू दास पर इस्लाम के अपमान का आरोप लगाया गया था और 23 दिसंबर को बांग्लादेश के चटगांव शहर में 2 हिंदू परिवारों पर उनके घरों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी और 9 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश हुई थी। ऐसा लगता है कि इस समय बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कानून चल रहा है, जहां हिंदुओं पर पहले आरोप लगाए जाते हैं। ये झूठे आरोप होते हैं। कभी कहते हैं कि इस्लाम का अपमान कर दिया, कभी कहते हैं कि ये वसूली कर रहा था और फिर भीड़ उनकी हत्या कर देती है और हत्यारों पर कानूनी कार्रवाई करने की बजाय बांग्लादेश की पुलिस ये बताने की कोशिश करती है कि गलती इन हिंदू युवकों की थी और फिर कानून कहीं बांग्लादेश में लागू नहीं होता और फिर भीड़ इन लोगों को घेर कर मार डालती है। पुलिस ऐसे मामलों पर अब तक कोई रोक नहीं लगा पाई है। ये मामले लगातार चलते जा रहे हैं। दीपू चंद्र दास के मामले में बांग्लादेश की पुलिस अब तक
18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और चटगांव शहर में हिंदुओं के घरों में आग लगाने वाले हमलावरों की पहचान तो अब तक हो ही नहीं पाई है। अब बांग्लादेश की पुलिस ने इसके लिए एक इनाम की घोषणा भी की है, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सरकार ये सब बातें सिर्फ दिखावे के लिए करती है, दुनिया को ये बताने के लिए कि देखिए हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है, कई बार ये कहती है कि लोग पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं, कभी इनाम की घोषणा कर देती है, लेकिन हिंदू जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस हिंदुओं को लेकर कितनी गंभीर है। बांग्लादेश से आज की एक और बहुत बड़ी राजनीतिक खबर आई है। तो पहली खबर तो मैं आपको बता चुका, जो बहुत ही चिंता में डालने वाली खबर है, और वो खबर ये है कि बांग्लादेश में अब भी हिंदू लगातार निशाने पर हैं और हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा वहां चल रही है वो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है। अब आपको बताते हैं कि वहां की राजनीति में आज की सबसे बड़ी खबर क्या आई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान आज ढाका पहुंच गए। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 60 साल के तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ लंदन से अब अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटे हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2008 में तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश छोड़कर लंदन भाग गए थे, क्योंकि तब शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और उनकी सरकार में तारिक रहमान के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित 84 मामले चल रहे थे। और उस समय तारिक रहमान को यही लगा कि देश छोड़ना ही पड़ेगा, अगर उन्होंने देश नहीं छोड़ा तो उन्हें पूरा जीवन अब जेल में बिताना पड़ेगा। इसलिए वो बांग्लादेश छोड़कर भाग गए और तब से वो लगातार लंदन में रह रहे हैं। अब लंदन से पहली बार तारिक रहमान ढाका पहुंचे हैं और जब वो आ रहे थे, लंदन से उनकी फ्लाइट ढाका के लिए चल पड़ी थी, तब उनकी फ्लाइट को 45,000 से ज्यादा लोग एक वेबसाइट पर रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे। सोचिए कि बांग्लादेश में किस कदर उनका इंतजार हो रहा था कि 45,000 लोग तो लाइव ट्रैक कर रहे हैं उनकी फ्लाइट को कि कहां पहुंचे। और आज ढाका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और इस रैली में हजारों लोग मौजूद थे। यानी तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी के पहले ही दिन उनकी पार्टी बीएनपी ने अपनी ताकत लोगों को दिखा दी है। আমরা দেশের শান্তি চাই, আমরা দেশের শান্তি চাই, আমরা দেশের শান্তি চাই। মার্টিন লুথার কিং তার একটি বিখ্যাত ডায়লগ আছে, আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, I have a plan for the people of my country, for my country. अब आपको बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता की विरासत और बदलाव की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर वर्ष 1991 की है, जिसमें तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया के साथ आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, तब वो एक युवा हुआ करते थे 1991 में, और तब वो ढाका में अपनी मां के साथ
चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद थे। खालिदा जिया चुनाव प्रचार कर रही थी और पीछे उनके बेटे खड़े हुए हैं जो बहुत ही युवा अवस्था में है। और दूसरी तस्वीर आज की है जब यही तारिक रहमान ढाका से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं और अब अपनी मां खालिदा जिया की जगह ये उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भले ही इन तस्वीरों में करीब 34 वर्षों का अंतर है, लेकिन इससे एक बात और भी स्पष्ट है कि बांग्लादेश की राजनीति में परिवारवाद हमेशा से ही हावी रहा है और आज भी हावी है। वहां की राजनीति में परिवारवाद के दो सबसे बड़े चेहरे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में पिछले करीब 3 दशकों से असल में अगर आप देखेंगे तो 2 बेगमों का ही नियंत्रण रहा है। पहली हैं 78 वर्ष की शेख हसीना, उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, और दूसरी हैं 80 वर्ष की खालिदा जिया, जिनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी शेख हसीना राजनीति में आई और वो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। और बांग्लादेश के एक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बाद पहले उनकी पत्नी खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, यानी पति राष्ट्रपति और पत्नी प्रधानमंत्री। और अब उनके बेटे तारिक रहमान अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार अगले प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं। तो एक ही परिवार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अब उनका बेटा भी प्रधानमंत्री पद का एक और दावेदार। शेख हसीना करीब 20 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया भी करीब 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही हैं। वर्ष 1991 के बाद ऐसा पहली बार अब हो रहा है जब ये दोनों ही इस बार चुनाव नहीं लड़ रही। 91 के बाद ये पहली बार है ऐसा। और ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति है क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश की जो पूरी राजनीति है वो इन 2 बेगमों के आसपास ही मंडराती रही है। पूरी सत्ता इन दोनों महिलाओं के पास रही है, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, और यही वहां की राजनीति की 2 सबसे बड़ी धुरी रही है। लेकिन इस बार दोनों ही नहीं है और वजह यह है कि 78 वर्ष की शेख हसीना पिछले साल बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई। उन्होंने भारत में शरण ली है और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इस समय भी वो भारत में है और बांग्लादेश सरकार ने उनकी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए ना तो खालिदा जिया बांग्लादेश जा सकती हैं और ना ही उनकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ सकती है। अब माफ कीजिएगा, शेख हसीना भारत में है, ना बांग्लादेश जा सकती हैं और ना उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अब उनकी जो प्रतिद्वंदी है 80 वर्ष की खालिदा जिया, वो इस समय बहुत बीमार हैं और राजनीति करने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रही और अब उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उनके बेटे और वो अब चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी इस बार चुनाव में हिस्सा ले रही है। ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान की 2 तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है, तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं आपको। पहला, उन्होंने एयरपोर्ट से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फोन किया और सुरक्षा के इंतजाम और सहयोग देने के लिए मोहम्मद यूनुस को धन्यवाद दिया। तो देखिए, एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस को फोन लगाया मोबाइल फोन से और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं, सुरक्षा का बहुत इंतजाम आपने किया है मेरे लिए, मुझे बहुत सहयोग दिया है। तो ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है, ढाका एयरपोर्ट से बाहर आते ही तारिक रहमान ने सबसे पहले अपने जूते उतारे और फिर अपने देश की मिट्टी को अपने हाथों में उन्होंने लिया, शायद ये बताने के लिए कि मैं अब अपने वतन वापस आ गया हूं और अपनी मिट्टी के साथ मैं दोबारा से खड़ा हूं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस देश के लिए आया हूं, इस देश की मिट्टी के लिए आया हूं और इस देश की जो मिट्टी है वो मेरे लिए कितनी सम्मानजनक है, कितनी आदरणीय है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ढाका एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए जबरदस्त भीड़ मौजूद थी और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तारिक रहमान एक स्पेशल बुलेट प्रूफ बस में सवार हुए जिसे लाल और हरे रंग से पेंट किया गया था।
और ये वही रंग है जो रंग बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में इस्तेमाल होता है, उसमें भी यही दो रंग इस्तेमाल होते हैं जिस रंग से इस बस को पेंट किया गया था। और इस बस पर एक नारा भी लिखा गया था, बांग्लादेश फर्स्ट, यानी मेरे लिए सबसे पहला है मेरा देश। इस बस पर 3 लोगों की तस्वीरें लगी थी, पहली खालिदा जिया की, दूसरी तारिक रहमान के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी हैं, और तीसरी तस्वीर स्वयं तारिक रहमान की, यानी एक ही परिवार के 3 लोगों की तस्वीर, तारिक रहमान और उनकी मां और उनके पिता की तस्वीर। तो ये एक तरीके से परिवारवाद की भी तस्वीर है जो बांग्लादेश की राजनीति में आपको दिखाई देगा। एक बड़ी खास बात आप देखेंगे, जैसे भारत में अभी तक परिवारवाद की राजनीति चलती आई है, बांग्लादेश में भी बिल्कुल वैसा ही है, और वहां की जो पूरी राजनीति है 2 परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। अब इसी बस में बैठकर तारिक रहमान ने कई किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया, अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया जो आप तस्वीरों में यहां देखेंगे, और फिर इसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। पहला, बांग्लादेश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों का है और बांग्लादेश में शांति की रक्षा हर कीमत पर करनी होगी। तो देखिए, वो बांग्लादेश को बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेकुलर हैं और हमारे देश में हर धर्म के लोग सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, बांग्लादेश के लोग बोलने की आजादी का अधिकार और लोकतंत्र का अधिकार वापस चाहते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आ गए तो हम बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली करेंगे। और तीसरा, उन्होंने छात्र नेता उस्मान हादी को एक शहीद बताया और उस्मान हादी के सपनों का बांग्लादेश बनाने की बात की। कहा कि उस्मान हादी के जो सपने थे अब उन्हें हम पूरा करेंगे। वो जानते हैं कि उस्मान हादी को इस समय बांग्लादेश में बड़ा समर्थन प्राप्त है। इस समय उस्मान हादी के जो समर्थक हैं वो बहुत नाराज हैं मौजूदा सरकार से, और उनकी नाराजगी का, उनके गुस्से का, उनके समर्थन का फायदा उठाया जा सकता है। तारिक रहमान ने अपने भाषण में अमेरिका के मशहूर नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया, और दुनिया के बड़े बड़े नेता असल में उनके इस भाषण का जिक्र करते हैं। ये बड़ा मशहूर भाषण है जिसका शीर्षक है आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है। और तारिक रहमान ने इसी भाषण का जिक्र करते हुए आज कहा कि उनके पास बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक प्लान है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी शेख हसीना का, यानी अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी का नाम नहीं लिया। এই বাংলাদেশের 24 আন্দোলনের এক সাহসী প্রজন্মের এক সাহসী সদস্য ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। ওসমান হাদি শহীদ হয়েছে। প্রিয় ভাই বোনেরা, ওসমান হাদি চেয়েছিল এই দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, এই দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক, এই দেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পাক। আজ 24 আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, ওসমান হাদি সহ 71 যারা শহীদ হয়েছেন, বিগত স্বৈরাচারের সময় বিভিন্নভাবে খুন গুমের শিকার হয়েছেন, এই মানুষগুলোর রক্তের ঋণ যদি শোধ করতে হয়, আসুন। 60 वर्ष के तारिक रहमान ने आज तक ना तो कभी कोई चुनाव लड़ा है और ना ही वो कभी भी किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर रहे हैं, और 12 फरवरी के चुनाव से वो पहली बार बांग्लादेश की राजनीति में अब अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तारिक रहमान ने 1990 के दशक से लेकर 2006 तक अपनी मां खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में काम किया। वर्ष 2004 में शेख हसीना की एक रैली पर ग्रेनेड से एक हमला हुआ था, जिसमें शेख हसीना तो बच गई थीं, लेकिन उनकी पार्टी के कई बड़े नेता मारे गए थे और तारिक रहमान इस हमले के मुख्य आरोपी बनाए गए थे। वो 2007 में इन आरोपों से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए लंदन भाग गए थे, जिसके बाद अदालत ने वर्ष 2018 में तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यानी अगर ये लंदन में रुक जाते तो आज जेल में होते और उम्र कैद की सजा काट रहे होते। और
वर्ष 2007 में उन पर भ्रष्टाचार और शेख हसीना पर हमले के आरोपों के सहित कुल मिलाकर 84 मामले दर्ज किए गए थे। और इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर ये बांग्लादेश में रुकते तो आज ये जेल में होते। इसीलिए लंदन भाग गए और अब इतने वर्षों के बाद ये वापस आए हैं। ये उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेश में सत्ता ज्यादातर समय दो पार्टियों के बीच में ही रही है। पहली है बीएनपी और दूसरी है आवामी लीग, और इन दोनों ही पार्टियों का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है। जब एक पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं पर मुकदमे डालती है, आरोप लगाती है और फिर उन्हें जेल में डाल देती है। 17 साल के बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई है, तो इस समय शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हैं, भारत में हैं। और पिछले साल ही अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और पिछले महीने ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह है। एक पार्टी आती है, वो अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल देती है, फिर दूसरी पार्टी की सरकार आती है, वो अपनी पहली वाली पार्टी के नेताओं को, अपने विरोधियों को फिर वो जेल में डाल देते हैं। और इसी तरह मुकदमेबाजी एक दूसरे के नेताओं पर चलती रहती है, आरोप चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी अक्सर लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ती है, और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि भारत के एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और वहां दोनों ही जगह इसी तरह की खूनी राजनीति होती है। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर अब पाबंदी लग चुकी है, यानी उनकी पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ सकती। इससे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वर्ष 2014 में चुनाव का बहिष्कार किया था, फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया था, और 2024 में एक बार फिर से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। पिछले 50 वर्षों से बांग्लादेश में खालिदा जिया परिवार और शेख हसीना के परिवार के बीच सत्ता के लिए इसी तरह से संघर्ष होता आ रहा है। और ये सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो राजनीतिक परिवारों और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। वर्ष 1975 में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई और फिर तख्ता पलट हुआ, और इस हत्या का सबसे ज्यादा फायदा खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान को मिला था, जो उस समय बांग्लादेश की सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी थे। इसके बाद जियाउर रहमान पहले बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने, उसके बाद वो तानाशाह बने और फिर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। अब उन्हीं का बेटा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जियाउर रहमान के शासनकाल में ही शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को माफी दी गई थी और उन्हें फिर बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया। यानी शेख मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे थे, जिन्होंने भी शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ काम किया था, उन सबको इनाम दिया गया। वर्ष 1972 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वर्ष 1976 में जब जियाउर रहमान सत्ता में आए तो उन्होंने ये प्रतिबंध हटा दिया, और बाद में 1990 और 2000 के दशक में जमाते इस्लामी ने खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। बांग्लादेश का जन्म वर्ष 1971 में हुआ था, और तब से ही वहां की राजनीति में ये दो विचारधाराएं हैं। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की एक सेकुलर राजनीति है, और दूसरी तरफ खालिदा जिया और तारिक रहमान की कट्टरपंथी राजनीति है। तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी को आप 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, जब खालिदा जिया बीमार थी तब तारिक रहमान ने अपनी पार्टी को संभाला, यानी विदेश में रहने के बावजूद वो पार्टी की रणनीति और संगठन पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत बनाए रखे। और दूसरा, लंदन में बैठकर भी वो सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में अपनी जनता और कार्यकर्ताओं से हमेशा कनेक्टेड रहते थे। आज मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया, और मैंने ये पाया कि वो हर मौके पर लगातार लंदन में बैठकर अपने वीडियोस बनाकर बांग्लादेश की जनता के साथ शेयर करते थे। लगातार उन्हें ये कहकर संबोधित करते थे, मेरे प्यारे भाई बहनों या मेरे देशवासियों। और आप देखिए,
उन्हीं के कुछ स्क्रीनशॉट्स में आज आपको दिखा रहा हूं। लगातार वहां से वो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपने भाषण, अपने वीडियोस की जो क्लिप है वो लगातार डालते रहते थे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप देखिए कि आज बांग्लादेश की राजनीति करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बांग्लादेश में ही बैठे हों, आप लंदन में बैठकर भी अपने घर से बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं। और यही उन्होंने किया और आज 17 साल के बाद ये जो मेहनत वो लगातार करते रहे, ये उनके काम आ रही है। बांग्लादेश पिछले कुछ समय से कट्टरपंथी और सेकुलर विचारधाराओं के बीच बटा हुआ है। वहां लगातार हिंसा हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान ऐसे बांग्लादेश में कोई राजनीतिक स्थिरता ला पाएंगे? बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने आज कहा कि वो तारिक रहमान की वापसी का स्वागत करते हैं और इससे बांग्लादेश में राजनीतिक खालीपन को भरने में मदद मिलेगी। इस बीच छात्र आंदोलन से शुरू हुई कुछ पार्टियों ने मिलकर अपना एक नया गठबंधन बना लिया है, जो अपने आप को एक नई ताकत के तौर पर अब चुनाव से ठीक पहले पेश कर रहे हैं। तो यह है बांग्लादेश की राजनीति। मैं आपको यह बता सकता हूं कि आने वाले दिन बांग्लादेश की राजनीति में बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। भारत के लिए ये चिंताजनक बात है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में जो भी ताकतें आ रही हैं वो भारत विरोधी ताकतें हैं। ये वो ताकतें हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी संस्थाओं के साथ हाथ मिलाती हैं। ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं। ये वो ताकतें हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन जाए। और ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। और उससे भी बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले होते जा रहे हैं। ये हमले रुक नहीं रहे। बांग्लादेश के बाद अब अपने देश में लौटते हैं और बात करते हैं उस खबर की जिस पर आजकल पूरे देश में नाराजगी है, आक्रोश है। आपने भी देखा होगा, आजकल उन्नाव रेप केस मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। ये खबर आप तक भी जरूर पहुंची होगी कि कुलदीप सिंह सेंगर को एक राहत मिल गई है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने का आदेश दिया है और उसे जमानत दे दी है। लेकिन पहली बात आप सबके लिए नोट करने वाली यह है कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल में ही रहेगा। वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सेंगर इस मामले में पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में 10 साल की सजा की वजह से अभी जेल काट रहा है। उसे 10 साल की सजा हुई है और इसलिए चाहे इस मामले में उसे जरूर जमानत मिल गई है, लेकिन सेंगर जेल में ही रहेगा। वो जेल से बाहर अब भी नहीं निकल सकता। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि उसे वापस जेल में डालो, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि सेंगर जेल से बाहर नहीं निकला है, ना ही निकल पाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे मामले में जेल में है और उसमें उसे जेल में ही रहना होगा। तो ये तो एक उसकी कानूनी स्थिति है कि वो जेल से बाहर नहीं आया है, आ भी नहीं पाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस फैसले को लेकर बहुत गुस्से में होंगे और बात भी सही है। इतने बड़े अपराधी को अगर अदालत जमानत दे दे, उसकी सजा को सस्पेंड कर दे, तो लोगों के बीच नाराजगी होगी, उन्हें गुस्सा आएगा। और कई बार ये ख्याल मन में आता है कि कानूनी रूप से क्या सही है और नैतिक रूप से क्या सही है, और नैतिकता और कानून की जो बारीकियां हैं, कई बार इनमें आपस में टकराव होता है। लेकिन अभी तक आप में से किसी को भी यह समझ में नहीं आया होगा कि कुलदीप सेंगर की सजा आखिर अदालत ने सस्पेंड क्यों की, कैसे की। अदालत ने ऐसी कौन सी चीज पाई कुलदीप सेंगर के मामले में कि उसे यह लगा कि कुलदीप सेंगर के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उसे राहत मिलनी चाहिए, उसकी ये सजा सस्पेंड हो जानी चाहिए और उसे जमानत दे देनी चाहिए। ऐसा कुलदीप सेंगर के मामले में क्या हुआ है? क्या सबूतों की कमी है? क्या इस बारे में कोई शक है कि उसने ये बलात्कार नहीं किया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रमुख कारण है पॉक्सो एक्ट की धारा 5। ये थोड़ी कानून की पेचीदगियां हैं जो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और वो रेप जैसे मामलों में आरोपी होता है,
तो उसे एक आम आदमी के मुकाबले ज्यादा कठोर सजा दी जाएगी और यह सजा न्यूनतम 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन रेप के मामले में अगर कोई आम आदमी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा मिल सकती है। तो यहां आप यह देख लीजिए, अगर पब्लिक सर्वेंट आरोपी पाया जाता है तो उसे ज्यादा सजा होगी, आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को कम सजा होगी। हालांकि बाद में इस न्यूनतम सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है और अधिकतम उम्र कैद की सजा अब भी बरकरार है। अब समझिए कि कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ था। तो अदालत ने पाया कि कानूनी रूप से कुलदीप सिंह सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को एक पब्लिक सर्वेंट की तरह नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह, सामान्य आदमी की तरह देखा और उसे एक सामान्य आदमी की श्रेणी में रखा, पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं रखा। पॉक्सो एक्ट के तहत एक एमएलए को, यानी एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट के तौर पर डिफाइन, परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब इसके मुताबिक एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इस सुनवाई के दौरान सेंगर के वकीलों ने तर्क दिया कि सिर्फ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ही एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। आईपीसी की धारा 21 में यह जरूर बताया गया है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उसमें भी एक विधायक को पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया गया है। सेंगर के वकीलों ने कानून की इसी बारीकी का फायदा उठाया और सेंगर को यह राहत दिलवा दी। यह ध्यान देने वाली बात है कि सेंगर ने यह जो रेप का अपराध है यह वर्ष 2017 में किया था और पॉक्सो एक्ट को 2019 में इसे बदला गया था, इसे अपडेट करके इसमें न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 10 साल किया गया था। यानी यह अपराध हुआ है 2017 में और इस कानून में संशोधन हुआ है 2019 में, 2 साल के बाद। लेकिन सेंगर का जो अपराध है यह पुराना था, यानी संशोधन से पहले का था, इसलिए पॉक्सो एक्ट के पुराने नियमों के मुताबिक उस पर 7 साल न्यूनतम सजा का नियम ही लागू होता है। अब सेंगर अब तक 7.5 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुका है, जो कि न्यूनतम सजा से ज्यादा है। इसलिए अदालत ने सेंगर की रेप की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे जमानत दे दी। जब यह अपराध हुआ था उस समय कुलदीप सिंह सेंगर एक विधायक था। बाद में कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और सजा होने के बाद उसकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई थी। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा सजा होने पर विधायक के सांसद की सदस्यता अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाती है। कुलदीप सेंगर को लेकर जो फैसला आया वो एक तरह से कानून और नैतिकता के बीच एक टकराव की तरह है। देखिए, कानून कुछ कहता है, नियम कुछ कहते हैं, लेकिन नैतिकता कुछ और कहती है। नैतिकता ये कहती है कि हम जानते हैं कि इसने ये रेप किया है, हम जानते हैं कि ये अपराधी है, हम ये भी जानते हैं कि अगर ये जेल से बाहर आया तो ये उस परिवार को छोड़ेगा नहीं, इस केस में जो लोग शामिल हैं उनकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन तब भी कानून नियमों के हिसाब से चलता है और इसीलिए तो कई बार कहते हैं कि कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो सिर्फ सबूत देखता है, नैतिकता और भावनाएं नहीं। कानून की नजर में सेंगर की सजा को सस्पेंड किया जा सकता था और इसी आधार पर यह फैसला लिया गया, लेकिन नैतिक रूप से सेंगर जैसे लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, यानी कानून फैसला सुनाते वक्त सिर्फ सबूत देखता है, वो पद, पैसा या पावर नहीं देखता, ना भावनाएं देखता है। कानून की सोच ये भी है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी सोच और कानून की बारीकियों का कुछ वकील फायदा उठाते हैं। अब आप सोचिए, जो इस प्रकार के पैसे वाले प्रभावशाली अपराधी होते हैं वो बड़े बड़े वकील रखते हैं, उनके पास बड़े बड़े वकीलों की पूरी टीम होती है और ये बड़े और महंगे वकील कानून की हर बारीकी को जानते हैं, इसीलिए तो वो इतने सफल और महंगे वकील होते हैं। और इसी वजह से जिस ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को उम्र कैद की सजा दी थी उससे दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जिस शब्द ने केस का पूरा रुख बदल दिया, एक शब्द है जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया और वो है पब्लिक सर्वेंट। और
सेंगर के वकीलों ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह साबित कर दिया कि सेंगर तो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति है और उसकी सजा एक सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आनी चाहिए। जब आप महंगे महंगे बड़े वकील रखते हैं तो कानून के अंदर कई तरह की छूट आपको मिल ही जाती है, क्योंकि कानून भावनाओं पर नहीं, तथ्यों और नियमों पर चलता है। सेंगर की लीगल टीम भी यही करने में कामयाब रही। अब देखिए, सेंगर की जो लीगल टीम है वो उसको लीड कौन कर रहे थे? सेंगर को बचाने के लिए उनकी लीगल टीम को लीड कर रहे थे एन हरिहरन, जो सीनियर एडवोकेट हैं, और एन हरिहरन के नेतृत्व में सेंगर के पास 20 वकीलों की एक टीम थी, पूरी बैटरी थी। ये 20 वकीलों की टीम लड़ रही थी उनके लिए। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के वकील के अलावा 8 और वकील सेंगर के खिलाफ सीबीआई की टीम में खड़े हुए थे, यानी सरकार की तरफ से खड़े हुए थे। और यह मुकाबला था सरकारी वकीलों के बीच और सेंगर के वकीलों के बीच, और इसमें सेंगर के वकील जीत गए। अब सीबीआई जो है, सरकारी वकील जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे और वो कहेंगे कि सेंगर को यह राहत नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगी और दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द कराने की मांग करेगी। सेंगर के मामले में जिस तरह वकीलों ने कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाया, ठीक वैसा ही निर्भया मामले में भी पहले हो चुका है। निर्भया मामले में भी वकीलों ने दोषियों की फांसी की सजा को 3 साल तक ऐसे ही टाल कर रखा। कभी इस बारे में कभी इस कानून का फायदा उठाया, कभी उस कानून का फायदा उठाया, और 3 साल तक वो टालते रहे। निर्भया के दोषियों को वर्ष 2017 में ही फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन फांसी हुई वर्ष 2020 में 3 साल के बाद। और उस वक्त भी वकीलों के दांव पेच पर बड़ी चर्चा हुई थी। वकीलों ने बहुत दांव पेच लगाए और तब भी लोगों ने बड़ी कड़ी आलोचना की थी। और इस बार भी वकीलों ने सेंगर को ऐसे ही कानूनी दांव पेचों का इस्तेमाल करते हुए यह राहत दिलाई है। यह समझना आपके लिए जरूरी है कि सेंगर को सरकार ने नहीं छोड़ा, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से उसे राहत मिली है। लेकिन देश में एक ऐसा माहौल भी बन रहा है, आप जानते हैं कि विपक्षी नेता जो होते हैं वो सबसे पहले इस तरह के केसों में कूद पड़ते हैं। वो जो विक्टिम परिवार होता है उससे मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बयान जारी करते हैं और इस तरह की एक छवि प्रस्तुत करते हैं जैसे सेंगर को सरकार ने छुड़वा लिया। जबकि अदालत कोई संवेदनशील जब फैसला लेती है तो लोगों के मन में कई बार ये भावना भर दी जाती है कि ये फैसले जो हैं सरकार के दबाव में लिए जा रहे हैं या सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, आज जजमेंट की कॉपी लेकर आया हूं हाई कोर्ट की। इस हाई कोर्ट में जो मैं आपको बता रहा था, श्री एन हरिहरन जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके नेतृत्व में सेंगर के पास लगभग 20 वकीलों की टीम थी, जिसके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। और इसमें लिखा है कि जो ट्रायल कोर्ट था उसने सेंगर को उम्र कैद की सजा दी थी। द अपेलेंट हैज बीन सेंटेंस्ड टू अंडरगो लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ लाइफ along with a fine of 25 लाख with an additional compensation of 10 lakhs payable to the mother of the survivor। यानी जो विक्टिम है उसकी मां को अलग से 10 लाख रुपए का मुआवजा भी इसे देना होगा। अब आगे इसमें बताया गया है कि सेंगर को लेकर जो बात है उसमें कहा है कि सेंगर विधायक जरूर था उस समय, लेकिन एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। और इसमें क्या लाइन ली गई है, इसमें क्या कहा गया है कि एमएलए वाज हेल्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2C of the Prevention of Corruption Act, while on the contrary the law is clear that in terms of section 2(2) of POCSO the definition of a public servant is imported from the definition prescribed under section 21 IPC, according to which an MLA is not a public servant। तो एक तो बड़ी बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार का मामला होता है तब तो एमएलए और किसी एमपी पर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें कार्रवाई होती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मामले हैं उनमें वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में नहीं आते। अब देखिए यहां उन्होंने सेक्शन 21 आईपीसी का जिक्र किया है जो कहता है कि एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अब इसमें आगे लिखा है
However, for the time being, applying the law as it stood then, that is before the amendment to the POCSO Act in 2019, the minimum punishment that a person can be given under Section 4 of the POCSO Act was 7 years, which the appellant has already undergone. तो अदालत कहती है कि पुराने नियमों के मुताबिक 7.5 साल की सजा होनी चाहिए थी, 7 साल की सजा थी, और ये व्यक्ति जो है 7 साल 5 महीने जेल में काट चुका है, which is more than the minimum punishment prescribed under Section 4 of the POCSO as it existed at the time when the offence was committed. यानी जब ये अपराध इसने किया तब जो पुराना कानून था वो लागू था। अब जिस एक्ट की बात की जा रही है, अब मैं आपको वो एक्ट पढ़कर बताता हूं जिसमें बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट कौन माना जाएगा। तो अब देखिए कि पब्लिक सर्वेंट, ये थोड़ा बहुत पेचीदा मामला है, मैं जितना कोशिश होगा उतना सरल तरीके से इसको आपके लिए बताना शुरू करूंगा, बताऊंगा। सेक्शन 21 आईपीसी जो परिभाषित करता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन है, तो इसमें लिखा है द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस। कौन कौन? कोई मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स का कमीशन्ड अधिकारी, कोई जज, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई आर्बिट्रेटर है, और एनी अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, किसी को अगर गिरफ्तार करने का अधिकार है ऐसा कोई व्यक्ति, every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences। यानी इसमें बहुत सारी श्रेणियां रखी गई हैं, लेकिन इसमें ना तो विधायक को पब्लिक सर्वेंट माना गया है और ना ही सांसद को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। अब आप इसे हमारे कानून की कोई कमी कह लीजिए, कोई लूप होल कह लीजिए, लेकिन इस लूप होल का सेंगर के वकीलों ने फायदा उठा लिया। अदालत में यह साबित कर दिया कि सेंगर तो पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, और पब्लिक सर्वेंट पर जो कानून लागू होते हैं वो तो भ्रष्टाचार के मामले पर लागू होते हैं, अगर विधायक या सांसद पर होते हैं। इसलिए उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह सजा मिलनी चाहिए, और सामान्य व्यक्ति को जो सजा, मिनिमम सजा जो होती है, उतनी सजा सेंगर ऑलरेडी जेल में रहकर काट चुका है। ये कुल मिलाकर पूरी बात है। अब आप देखिए, पूरे देश में माहौल ऐसा बना जैसे सरकार ने सेंगर को छोड़ दिया। ऐसा ही माहौल अरावली में माइनिंग के मामले में भी बना। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो लोगों ने उस पर सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी, जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और अब लोग सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई, जैसे सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, हर हफ्ते पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी, और सेंगर पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सेंगर जैसे प्रभावशाली और पैसे वाले लोगों के लिए 5 किलोमीटर के दायरे का नियम वाकई कोई मायने रखता है? सेंगर अगर बाहर आ गया तो कुछ भी कर सकता है। 5 किलोमीटर नहीं, वो 500 किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी भी रेप पीड़िता के परिवार को वो नुकसान पहुंचा सकता है। रेप पीड़िता लगातार ये कह रही है कि अगर सेंगर जेल से बाहर आ गया तो उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा हो जाएगा। अब सीबीआई हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, और खुद पीड़िता भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी इस समय कर रही है। जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है, और देश में पहला ऑर्डर हुआ है जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई सजा रोकते हुए। अभी मैंने अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। अभी मेरे महमूद राजा सर जी याचिका दायर करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। थोड़ी देर पहले हम आपको बांग्लादेश के बारे में बता रहे थे, और आपको हमने बताया था कि बांग्लादेश की राजनीति में 2 बेगमों का दौर रहा है। उनकी जो राजनीति है वो 2 बेगमों के आसपास घूमती है। वहीं पाकिस्तान की राजनीति में भी आजकल एक बेगम की बड़ी चर्चा हो रही है, और ये वो बेगम है जो इस समय जेल में है, और इनका नाम है बुशरा बीबी खान,
और ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी है। अब संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 51 साल की बुशरा बीबी को एक ऐसी जेल में पाकिस्तान में रखा गया है जहां पर वो अमानवीय स्थिति में रह रही हैं, और ये वो जेल है जो चूहों और कीड़ों से भरी हुई है। बहुत ही अमानवीय स्थिति में बुशरा बीबी को वहां पर रखा जा रहा है, ऐसा लिखा है संयुक्त राष्ट्र की एक मानवाधिकार रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 73 वर्ष के इमरान खान के बारे में, इस समय जो 873 दिन से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं, यानी ये दोनों ही पति पत्नी इस समय पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। और अडियाला जेल के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, इसी जेल के बाहर इमरान खान की तीनों बहनें धरना दे रही हैं और धरना देकर उनकी रिहाई की मांग कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए। उनका कहना है कि इमरान खान के खिलाफ झूठे केस चल रहे हैं और पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल असीम मुनीर के आदेश पर ही इमरान खान को जेल के अंदर रखा गया है। आज हमेशा के देश में एकदम जब सारा पाकिस्तान निकल आ जाएगा उस चीज का ये ना इंतजार करें। इमरान खान को ना तो सिर्फ कैद तन्हाई से निकाले, गैर कानूनी इमरान खान को जो कैद में रखा हुआ है, बेहतर यह है कि उससे भी इमरान खान को अब रिहा कर दें, क्योंकि अब पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं, पाकिस्तानी कौम का भी 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, सारों को पता है। और इस वक्त लोगों का जब गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, उसका इंतजार ना करें। पाकिस्तान के साथ नुकसान होता है। बेहतर यह है कि जो ये जुल्म कर रहे हैं, आज तक ये बता नहीं सके कि इमरान खान के साथ जुल्म कर क्यों रहे हैं। अभी तक आप में से कोई हमें नहीं समझा सका। जो सवाल पूछते हैं कि इमरान खान कैद तन्हाई में कि सिर्फ मुलाकात के लिए हम खड़े, नहीं, हम इमरान खान की अब रिहाई के लिए खड़े हैं। हम इसलिए नहीं खड़े कि सिर्फ कि जी हमारी मुलाकात करवा दें। इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। आज उनके क्या वकालतनामा साइन करवाने के लिए लॉयर 4 घंटे बैठे रहे, क्योंकि उनकी बेल एप्लीकेशन बुशरा बीबी और इमरान खान की फाइल करनी थी। इन्होंने आज इनकार कर दिया है, जो उनका हक बनता है कि वो फाइल करें, इन्होंने आज इनकार कर दिया है कि वकालतनामा नहीं देना लॉयर को। ये इनका ये दिमाग खराब हो गया, इनका ये खौफ में कांप रहे हैं अंदर बैठ के। जो सियासी इंतकाम पे मबनी जो चीज़ें भी की जाएं, वो किसी तौर पे ना उनको सपोर्ट किया जा सकता है और ना ही उनकी तायद की जा सकती है। जमात इस्लामी ये समझती है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो मुकदमात सियासी नोयत के हैं और सियासी नोयत के मुकदमात को ताकत और जबर के ज़रिए से सज़ाएं सुनाना ये किसी मसले का हल नहीं है। तो इमरान खान की बहनें धरने पर बैठ गई हैं और कह रही हैं कि इमरान खान को अब रिहा करना चाहिए, उनकी ये मांग है। अब तक इमरान खान को 2 मामलों में सज़ा सुनाई गई है और उन पर 150 से ज़्यादा मामले चल रहे हैं। 5 दिन पहले 20 दिसंबर को भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें 17 साल की सज़ा मिली है और जनवरी 2025 में एक और मामले में उन्हें 14 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अब आप ये समझ लीजिए कि इमरान खान की जो आज की स्थिति है, जितने केस उन पर चल रहे हैं, जो सज़ाएं उन्हें सुनाई गई हैं, वो कम से कम इस जीवन में जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब तक कि पाकिस्तान की सरकार अगर अपना फैसला बदल दे तब तो उन्हें राहत मिल सकती है। और बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी यही होता है, जैसे ही सत्ता बदलती है वो पिछले प्रधानमंत्री को जेल में डाल देते हैं और हमेशा पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता रहा है। इन दोनों ही देशों में राजनीति एक खूनी राजनीति बन चुकी है। अब इमरान खान की 51 वर्ष की बुशरा बीबी भी 343 दिनों से अडियाला जेल में ही बंद है, जहां पर इमरान खान भी कैद है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को अडियाला जेल की एक बेहद छोटी और गंदी कोठरी में बहुत बुरी अमानवीय स्थिति में रखा गया है। यह ऐसी जगह है जहां पर चूहे और कीड़े हैं। जेल में उन्हें पीने के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है और जो उनके खाने की क्वालिटी है वो भी बेहद खराब है और इसकी वजह से बुशरा बीबी का वजन 15 किलोग्राम तक कम हो चुका है। उन्हें एक दिन में 22 घंटे से भी ज्यादा समय तक अकेले एक सेल में कैद करके रखा गया है और उनके डॉक्टर, परिवार के सदस्य और यहां तक कि उनके वकीलों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बुशरा बीबी के साथ इस तरह का व्यवहार मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इमरान खान और असीम मुनीर की दुश्मनी पाकिस्तान से अब लंदन तक पहुंच गई है। लंदन में असीम मुनीर के विरोधी और इमरान खान के करीबी सहयोगी मिर्जा शहजाद अकबर पर एक हमला हुआ है। वहां कुछ लोगों ने 46 साल के मिर्जा शहजाद के साथ मारपीट की,
जिसमें उनके चेहरे की कई हड्डियां टूट गईं। मिर्जा शहजाद के समर्थकों का आरोप है कि यह हमला असीम मुनीर के कहने पर हुआ है, क्योंकि मिर्जा शहजाद लगातार असीम मुनीर की आलोचना करते रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2023 में भी मिर्जा शहजाद पर एक हमला हो चुका है। तो आज एक ऐसा दिन है जब हमने आपके लिए पाकिस्तान की राजनीति भी डिकोड की है और बांग्लादेश की राजनीति भी डिकोड की है। और भारत की स्थिति देखिए, ये दोनों ही हमारे पड़ोसी हैं। एक तरफ बांग्लादेश है और एक तरफ पाकिस्तान है, और दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कर्नाटक में एक स्लीपर बस में एक बार फिर से आग लग गई और इस आग में भी 6 लोग झुलसकर मर गए। ये स्लीपर बस जो है, लगातार आपने देखा होगा इनके बारे में, इनकी दुर्घटना होती है, उसके बाद इनमें आग लग जाती है और लोग अंदर बैठे बैठे जिंदा जल जाते हैं। इन स्लीपर बसों को आज हम डिकोड करेंगे इस ब्रेक के बाद। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो, देश हो, विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, जेके टायर। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आज हमारे देश में स्लीपर बसों में आग लगने की खबर सिर्फ कुछ मिनटों की ब्रेकिंग न्यूज बनकर रह जाती है। ऐसा लगता है कि बसों में आग लगना और उसमें यात्रियों का नया नॉर्मल बन गया है। अक्टूबर से लेकर अब तक स्लीपर बसों में आग लगने की 6 बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज एक बार फिर एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लग गई और इस हादसे में 6 लोग जिंदा जल गए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में आज सुबह करीब 2 बजे एक प्राइवेट स्लीपर बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई और फिर बस में आग लग गई। इस बस में कुल मिलाकर 32 यात्री थे। इस हादसे में 5 यात्री और ट्रक का ड्राइवर मारे गए हैं और ये सभी, इनकी जो मौत है वो जलने से हुई। अब तक आई रिपोर्ट के मुताबिक कुछ यात्री बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन जो यात्री गहरी नींद में थे, क्योंकि ये दुर्घटना रात में हुई, वो बस में फंस गए और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अब जो यात्री इतनी रात में बड़ी चैन की नींद सो रहे थे, जिन्हें यह भरोसा था कि वो कुछ के बाद सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, वो नहीं बच पाए। किसी की लापरवाही की कीमत उन्होंने अपनी जान देकर चुकाई। बसों में आग लगना एक बहुत बड़ी चेतावनी है और देश के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। असल में स्लीपर बसेस का ये जो पूरा सेक्टर है, ये असंगठित है। इसके बारे में सही रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हमारे देश में लगभग 23 लाख बसें चल रही हैं और इनमें से करीब 2 लाख स्लीपर बसें हैं। देश की कुल बसों में स्लीपर बसों की हिस्सेदारी सिर्फ 8.5% है,
लेकिन आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं इन्हीं बसों में हो रही हैं। स्लीपर बसों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है इन बसों का मॉडिफिकेशन। सामान्य तौर पर जो स्लीपर बसें बड़ी और अच्छी फैक्ट्रीज में बनाई जाती हैं, उनकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए होती है। इन बसों में अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता है और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता, लेकिन कीमत भी आती है 2 करोड़ के आसपास। अब इतना पैसा कौन लगाए? देश की ज्यादातर स्लीपर बसें फैक्ट्रियों में नहीं बनती। इन बसों में सिर्फ बस का एक चेसिस खरीदा जाता है और फिर लोकल स्तर पर सस्ता सामान, घटिया सामान लगाकर स्लीपर बस की बॉडी तैयार कर दी जाती है। ये बसें असल में स्लीपर बस के लिए हैं ही नहीं। इनका ध्यान बस को सिर्फ सुंदर दिखाने पर होता है, उसकी सुरक्षा पर नहीं। लोकल स्तर पर बनी बस की इस बॉडी में सस्ती वायरिंग और घटिया स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। इन बसों में एसी, लाइट्स और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स 14 से 15 घंटे तक लगातार चलते रहते हैं और जब ये केबल ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं और कुछ ही मिनटों में आग लग जाती है। तो ये जो सारी स्लीपर बसें हैं, इनमें से ज्यादातर सुरक्षा के नियमों से समझौता करती हैं। ये असल में सड़कों पर चलने के काबिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये सड़कों पर चल रही हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हवाई जहाज का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उन्हें ट्रेन में जाना होता है तो कंफर्म टिकट नहीं मिलती। ऐसे में अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है, जरूरी काम से जाना है, तो वो ऐसी स्लीपर बसों में जाते हैं। लेकिन आपसे हम ये अपील करना चाहते हैं, अगली बार जब किसी स्लीपर बस में बैठें तो खुद से एक बार चेक कर लें कि वो स्लीपर बस सुरक्षा के नियमों को पूरा करती भी है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई, तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान, और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान, आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में एक वृद्ध जैसा होना जरूरी है। नमस्कार। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा